अस्सलाम वालेकुम। अपने लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जेकेसीएसआर के लेक्चर 6 में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये क्वेश्चन काफी बार मैंने पेपर में देखा है। तो टॉपिक जो है वो ये है कि क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है फॉर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, यानी जब सिलेक्शन हो जाती है एक कैंडिडेट की, ठीक है, तो उसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए उसे क्या क्या कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। या अगर हम कहेंगे कोई एसआरओ 43 केस है और उस टाइम पे एक जो केस बनता है उस केस को प्रोसेस करने के लिए क्या क्या कंडीशंस जो है उस एप्लीकेंट को फुलफिल करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला तो कंडीशन ऑफ एज, यानी एज उसकी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम फॉर द अपॉइंटमेंट। ठीक, डोमिसाइल होना चाहिए वो उस यूटी का जहां पे वो अप्लाई कर रहा है। अगर हम अपने जेएनके की बात करें तो यहाँ की उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए अगर वो यहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डीआईसी और एम्प्लॉयमेंट सेंटर कंसर्न से होनी चाहिए, और कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है 6 कंडीशंस जब एक सिलेक्टी फुलफिल करता है तब ही वो एलिजिबल होता है अपॉइंटमेंट के लिए। या जैसे मैंने आपको बताया एसआरओ 43 के अंडर जब एक एप्लीकेंट ये सब कंडीशंस फुलफिल करता है तभी उसे एलिजिबल माना जाता है फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो अब हम इन कंडीशंस को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आपके पास जो है यूजुअली 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो वहां पे आपको जरूरी इनमें से हर एक कंडीशन को एलोबरेट करके लिखना है। तो पहला जैसे मैंने आपको बताया एज। एक एप्लीकेंट जो है जब वो फॉर्म भरता है किसी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए जॉब की, तो जिस साल में वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उस साल के 1 जनवरी पे उसकी एज मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए वो, और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम के टाइम पे उसकी एज कितनी मिनिमम और मैक्सिमम होनी चाहिए। जब एक कैंडिडेट ये दोनों चीजें मिनिमम या मैक्सिमम के अंडर फॉल करेगा तब जाके ही उसकी एज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल माना जाएगा। ठीक है, यानी अगर आज एक नोटिफिकेशन निकली है तो एज ऑन 1 जनवरी 2021 जो कोई भी बंदा इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम कितनी वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 18 ईयर मैक्सिमम 40, एससी एसटी आरबीए वगैरह के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 43, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 42। ठीक, इसका मतलब होता है कि अगर मुझे आज किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है जिसकी नोटिफिकेशन निकली हुई है तो 1 जनवरी 2021 पे मेरी एज मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 40 साल अगर मैं जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हूं होनी चाहिए। अगर मैं एससी एसटी आरबीए कैटेगरी में फॉल करती हूं तो मेरी एज मिनिमम 18 मैक्सिमम 43, अगर पीएचसी तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 42 होनी चाहिए। ये जो एज लिमिट्स है ये एसआरओ 165 ऑफ 2014 डेटेड 9/6/2014 के अंडर एनहांस हुई। अदरवाइज मैक्सिमम जो एज लिमिट थी वो पहले हुआ करती थी 37, 42, 39 इयर्स रेस्पेक्टिवली फॉर द सेड कैटेगरीज। ठीक है, हाउएवर अगर एक इन सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो अप्लाई करना चाहता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में किसी और पोस्ट के लिए तो उसकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 रखी गई है। बिकॉज जो एसआरओ 165 है उसमें इन सर्विस वालों के लिए कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई है, तो दैट मींस बिफोर द इशुएंस ऑफ एसआरओ 165 ऑफ 2014 जो अपर एज लिमिट रखी गई थी इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए वही अभी भी वो में है। ठीक है, नेक्स्ट डोमिसाइल। डोमिसाइल मींस कहाँ का परमानेंट रेजिडेंट है वो कैंडिडेट। ठीक, तो एक कैंडिडेट जो है फॉर अपॉइंटमेंट उसे प्रोड्यूस करनी पड़ती है एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू की होती है उसके फेवर में। वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस चीज का सबूत होती है कि ये बंदा जो है परमानेंट रेजिडेंट है उस यूटी का या उस स्टेट का। और इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो जो यहाँ की डोमिसाइल सर्टिफिकेट हम प्रोड्यूस करते हैं उसका ये मतलब होता है कि हम यूटी ऑफ जेएनके के परमानेंट रेजिडेंट है। ठीक है, वाइल एज अगर यहाँ पे मैं आपको बात बताती हूँ कि डोमिसाइल जो है ओनली यूटी ऑफ जेएनके की तब आपको प्रोड्यूस करनी पड़ती है जब आप जेएनके के नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वाइल एज अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अप्लाई कर रहे हैं जैसे आईएएस हुआ आईएफएस हुआ वगैरह तो उस टाइम पे जो है आपको उसी हिसाब से डोमिसाइल ऑफ इंडिया की सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करनी पड़ती है। या अगर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से मतलब बिलोंग करते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट की अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको उस टाइम पे जो है प्रोड्यूस करनी पड़ती है। उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि आपको जो है रेजिडेंट ऑफ जेएनके हो तो बस आप जेएनके के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक आईएएस आईएफएस में एक चीज है कि उसमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट का बंदा जो है ओवरऑल अप्लाई कर सकता है, तो उनके पास जिस भी टाइप की डोमिसाइल सर्टिफिकेट अवेलेबल हो वो उसके लिए वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर यूटी ऑफ जेएनके के नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको यूटी ऑफ जेएनके की जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वही आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। या
जिस भी तरीके से आपको बोला गया है गैजेटेड पोस्ट्स के लिए या नॉन गैजेटेड पोस्ट्स के लिए जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं एज पर रूल्स ऑफ दोज पोस्ट, जो भी कंडीशन रखी गई होगी डोमिसाइल के लिए, तो उस हिसाब से आपको अपना डोमिसाइल प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर हम नटशल में कहेंगे तो आपको जो है जॉब के लिए जब आप अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो उस टाइम पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू जो आपके फेवर में की गई होती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, वो प्रोड्यूस करनी पड़ती है। एंड देन गैजेटेड होना, नॉन गैजेटेड होना, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होना, वो सेकेंडरी पार्ट में आता है। तो आप यहाँ पे इतना रखेंगे कि जो भी कैंडिडेट जो है उसे अपॉइंटमेंट के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट मेडिकल फिटनेस। जो भी कैंडिडेट अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाता है उसके लिए जरूरी है कि वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करे। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल 35 ऑफ जेकेसीएसआर में एनविसेज्ड है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो इशू करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके फेवर में। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसे हम यहाँ पे अगर हम जेएनके की बात ले तो डिस्ट्रिक्ट का जो अपना सीएमओ होता है वो इशू कर लेता है। ठीक है, लाइकवाइज अगर पीएचसी यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में किसी की अपॉइंटमेंट हो जाती है तो उसे उस टाइम पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है जो कि कंसर्न एचओडी ऑफ द मेडिकल जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैसे समझाऊंगी कि अगर किसी को जो है ऑर्थो डिसेबिलिटी है, टांग में है, बाजू में है, तो ऑर्थो डिपार्टमेंट जो होगा हॉस्पिटल का, उसका एचओडी जो है वो एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसपे वो ये सर्टिफाई करेगा कि हाँ जी इस बंदे को ये डिसेबिलिटी है और ये डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है, तब जाके ही ये बंदा जो है पीएचसी कैटेगरी में एलिजिबल हो जाता है फॉर अपॉइंटमेंट। यानी कि डिसेबिलिटी है लेकिन कितनी होनी चाहिए, 40% से ज्यादा। तो अगर फिट बंदा है, नॉर्मल बंदा है, उसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करनी पड़ती है जो कि कंसर्न सीएमओ उसे देता है। और अगर डिसेबल बंदा जो है, जैसे हमारी जॉब्स में हमें पता है कि एक कैटेगरी रखी गई है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखी गई है पीएचसी कैंडिडेट्स के लिए, तो अगर एक पीएचसी कैंडिडेट है तो उसे जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करनी पड़ती है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया गया हो, एक कैंडिडेट को हर हाल में उस पोस्ट की मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन प्रोड्यूस करनी पड़ती है। ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन अगर हम देखेंगे क्लास 4 के लिए 10th है, अगर जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट है, या उसे जो बाकी जो पोस्ट है किसी में पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह होती है, तो जिस भी पोस्ट के लिए जितनी भी मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन रखी गई है तो वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट उस कैंडिडेट को प्रोड्यूस करनी पड़ती है। ठीक है, जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको सर्व करती है डीओबी को प्रूव करने के लिए भी। जैसे हम देखते हैं अगर हम मैट्रिकुलेट सर्टिफिकेट अपनी दिखाते हैं तो उस पे हमारा डीओबी मेंशन किया होता है तो हम वही प्रोड्यूस करते हैं। अगर बैचलर सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उस पे भी हमारा डीओबी मेंशन किया होता है तो हम वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं एज प्रूफ ऑफ डीओबी। तो दैट मींस एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको डुअल पर्पस सर्व करती है। एक तो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन शो हो जाती है और साथ ही साथ आपका डीओबी जो है वो भी प्रूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एनओसी फ्रॉम डीआईसी एम्प्लॉयमेंट सेंटर। तो हमें पता है बहुत सारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स है जिनके तहत लोगों को, या हम कहेंगे अनएम्प्लॉयड यूथ को, काफी सारे लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस एक कैंडिडेट को जो है एनओसी लानी पड़ती है डीआईसी से, यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर से या एम्प्लॉयमेंट सेंटर से, जो भी उसके अपनी डिस्ट्रिक्ट का होगा वहां से उसे जो है एनओसी लानी पड़ती है कि उसने कोई भी लोन अंडर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अवेल नहीं किया है, यानी कि उसने कोई भी लोन डीआईसी या एम्प्लॉयमेंट सेंटर से नहीं लिया है। उसके लिए उसे एक एनओसी जो है वो लानी पड़ती है और वो प्रोड्यूस करनी पड़ती है फॉर एम्प्लॉयमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस। नेक्स्ट, कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन। कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो लानी पड़ती है सीआईडी से, पुलिस से एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। जब तक ना आपकी कैरेक्टर और एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन का रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, दैट मींस कि आप किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी में मुलवस नहीं है, ऐसा रिपोर्ट आ जाए, तो तब तक आप जो है अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस वो ये प्रूव करे कि उसके कैरेक्टर और एंटीसीडेंट्स वैसे हैं जैसे एक गवर्नमेंट सर्वेंट के होनी चाहिए। कैरेक्टर और एंटीसीडेंट रिपोर्ट जो है कैसे लाया जाता है, आपका जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है जहां आपकी अपॉइंटमेंट होती है वो वी रोल के फॉर्म में, यानी वेरिफिकेशन रोल के फॉर्म में, जो कि ट्रिप्लिकेट हम भेजते हैं किसको, एडी जी को, यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भेजा जाता है, और उनसे जो है आपकी पर्टिकुलर्स जो है दिए जाते हैं उन्हें, और उनसे जो है आपके रिलेटेड कैरेक्टर और एंटीसीडेंट का रिपोर्ट मांगा जाता है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, यानी कि एक ऐसी वेरिफिकेशन जिसमें ये बताया जाता है कि आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी या किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी में मुलवस नहीं है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर और एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट टू गवर्नमेंट जॉब। तो ये 6 चीजें जो मैंने आपको बताई, ये चीजें एक कैंडिडेट को प्रोड्यूस करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सर्विस। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज मोस्ट ऑफ अस, हम सब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, हम सब ने ये सब चीजें प्रोड्यूस की हुई होती है और हमें पता होता है क्या क्या लाना है, लेकिन स्टिल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वहां पे इलॉबरेट करके लिखना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई मैंने ये टॉपिक आज चुना। मैंने बहुत सारे पेपर्स में ये टॉपिक आज देखा। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फेसबुक पेज पे मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।